हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हम हिंदी पेडोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपका पहला टॉपिक जो था उसको डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। जब मैं आपको हिंदी पेडोलॉजी की थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको सिलेबस वाइज सारी थ्योरी पढ़ाई थी। तब मैंने आपको कहा था कि जैसे हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हम आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद हम आपको हर टॉपिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। जिससे क्या होगा, जब आप इन सारी सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर लेंगे तो क्या होगा, आप अपने एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप समझ पाएंगे कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके आप जानते हैं कि उसका पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। अभी आपको हम क्या करा रहे हैं, टॉपिक वाइज करा रहे हैं, ताकि आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जैसे आपको मैंने जब हिंदी पेडोलॉजी की थ्योरी पढ़ाई थी तो हर थ्योरी में क्या हुआ था, हर टॉपिक के साथ मैंने आपको शॉर्ट रिवीजन करके कुछ कोई की पॉइंट दिए थे। मैंने कहा था जब भी आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इन की पॉइंटों को जरूर प्रयोग करना। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तो सब क्लासेस देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, हमारे चैनल में आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते हैं, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी भी पैसे के आप अपनी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, नहीं को नहीं देखते। यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो आपको पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। आप जानते हैं कि जो कि एक भाषा टीचर होने के, अध्यापक होने के नाते जब भाषा शिक्षक हो तो आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना होता है। तो ये आपका ऑप्शन कैसा होगा, सही हो गया। दूसरा का स्पष्टता व आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, कि किसी के अंदर भाषा का विकास कैसे हो, ये तो हम तभी जान सकते हैं ना जब वो अपनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बालक अपनी बात कह सकते हैं। जब बच्चे अपनी बातों को सही से व्यक्त कर सकते हैं तभी तो हम कहते हैं ना कि इस बच्चे में भाषा का विकास है। तीसरा क्या है, वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना। जबकि जब तक बालक क्या होगा, वर्णमाला के क्रम नहीं पहचान पाएगा, उसको कंठस्थ नहीं होगी वर्णमाला, तो क्या आप उसका भाषा विकास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कह रहे कौन सा उद्देश्य नहीं, तो ध्वनि चिन्हों का संबंध बताना। ये क्या होता है, आपका प्राथमिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए हम अगला पढ़ते हैं कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ये जैसे प्रतिकूल है, नहीं है, इनको पहले आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम एग्जाम के प्रेशर इन सबको देखते नहीं और सही क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। तो कह रहे हैं समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो आपको पहले तो पता नहीं समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा वे शिक्षा होती है जिसमें समान तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वो क्या होती है, समावेशी शिक्षा। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप क्या करते हैं, हम अलग अलग उपकरण उपलब्ध करा लेते हैं। तो ये सब क्या है, लेकिन आपको एक सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों तथा विशिष्ट बालकों को शिक्षा उपलब्ध करानी, ये आपकी क्या होती है, समावेशी शिक्षा। अब कह रहा है कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और भी कहाँ पे, समावेशी शिक्षा में। तो कह रहा है व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ऐसा तो नहीं कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको यहाँ भी ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा प्रतिकूल है, तो मतलब कौन सा गलत है। तो आप बताइए, कभी ऐसा होता है कि बच्चे को व्याकरण के नियम, ग्रामर के सिखा दें तो उससे भाषा का विकास आसानी से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। और इसके हम लेकिन बाकी ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। जैसे क्या है, बच्चे परिवार से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बच्चे घर में रह के क्या करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। जब वे विद्यालय नहीं जाते, इसके अलावा जब तक वो विद्यालय नहीं जाते फिर भी बहुत सारी भाषा, अपनी मातृभाषा को बोलना सीख जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, भाषा प्रयोग के अपने आप नियम भी तो बना लेते हैं कि ये ऐसे है, इसको ऐसे बोलना है। जैसे क्या होता है, राधा खाना खाती है, मोहन जाता है, तो ये सब बच्चे क्या होते हैं, घर में ही सीख लेते हैं कि मोहन क्या है, लड़का है तो उसके साथ ऐसे बोलना है, राधा क्या है, लड़की, उसके साथ ऐसे बोलना है। अभी उसको अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो ज्ञान हुआ नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि नियम बना लेते हैं कि नहीं ऐसे बोलना है।
और अगला क्या होता है, भाषा परिवार में रह के अर्जित की जाती है। बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो भाषा का अर्जन होता है परिवार में होता है। जैसे कल के मैंने आपको समझाया था अर्जन के बारे में। अर्जन क्या होता है, अर्जन आप अनुकरण करके भी सीख सकते हैं, किसी चीज़ को देख कर, किसी को सुन के भी अर्जन कर सकते हैं। तो भाषा का अर्जन आप परिवार में भी कर सकते हैं। लेकिन अधिगम क्या होता है, अधिगम किसी विशेष परिस्थिति में उसके एक्सपर्ट के पास जाने पे होता है। और प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है, भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये तीनों आपके ऑप्शन क्या सही है। इस तरह से आपका राइट पूछ रहा था, इनमें से कौन सा गलत हो गया, प्रतिकूल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। कि आप मान लीजिए आप एक लैंग्वेज टीचर है, तो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक का भाषा का आकलन करना। तो एक भाषा टीचर होने के नाते आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, आपका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जब भी आपको बच्चों को भाषा सिखानी है तो इस पॉइंट को याद रखना है। आपको क्या करना है, उनके सामने एक ऐसे अवसर उपलब्ध कराना है, उन्हें ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जहाँ पे वो कर स्वतः सीख सकें। जैसे आपने बहुत सारे जब भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे, अनुबंध का सिद्धांत होता है, अनुकरण का सिद्धांत होता है, और प्रेरणा रुचि का सिद्धांत होता है। ये सारे सिद्धांत क्या कहते हैं, बच्चों को सिर्फ हमें ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है। आपके अंशेप में भी कहा गया कि एक टीचर को सुगम कर्ता की भूमिका निभाना है, उसके सामने ऐसे परिस्थितियाँ ऐसे माहौल उत्पन्न कराते हैं जहाँ क्या करें वो स्वयं सीख सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ये कह रहा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें। ऐसा तो नहीं है कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखें, मानव से क्या होती है, भूल होती है, इसलिए क्या करेंगे हम कुछ भी नया सीखते हैं तो हमसे त्रुटि होती है। तो ये आपका ऑप्शन कैसे होगा, रॉन्ग हो गया। अब कह रहे हैं भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। ये शब्दों को ध्यान रखना, जहाँ पे हतोत्साहित करना, आपको उनको डांटना, रटने पर बल देना बिल्कुल कभी नहीं। इस तरह के जो निगेटिव वर्ड आते हैं इनको देखते ही आपको काट कर देना अधिकतर। लेकिन वहाँ पे देख लेना, ऐसा तो नहीं पूछ रहा कि इनमें से कौन सा नहीं है। जो आप सोचिए कि मैम ने बोला था कि निगेटिव वर्ड जो इस तरह से आएंगे तुरंत ऑप्शन गलत होते हैं। यहाँ पे भी आपको देख लेना, ऐसा तो नहीं उनमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। आपने तुरंत देखा कि हतोत्साहित करना है, आपने तुरंत उसी को कट कर दिया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ लेना है। अब कह रहा है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। अब आप एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आप भाषा के व्याकरण सीखने पर बल नहीं देंगे। पहले क्या करना है, भाषा को उसको सरल शब्दों में अर्जन करते हैं बच्चा, तो उसको क्या करना है, बोलने का अवसर प्रदान करना है। तो पहले जब व्याकरण के सीखने पर बल देंगे तो क्या होगा, बच्चा सही से सीख नहीं पाएगा। तो पहले उसको नॉर्मल वे में भाषा बोलने देना, सीखने देना, उसके बाद उसको ग्रामर सिखाते हैं ना। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगला आपका फोर्थ ऑप्शन बचा, तो ऑब्वियसली सी बात यही सही होगा। कह रहा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। जिससे क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से उसका नॉलेज हो जाएगा तो आप क्या करते हैं, उसका क्रिएटिविटी करने लगते हैं, नई नई चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं। इसी तरह से हमें बच्चे को क्या करना है, भाषा के प्रयोग के अवसर देना है। जब बालक को भाषा आ जाएगी तो ऑटोमेटिक उसका सृजनशील प्रयोग करना सीख जाएगा। तो इसका आपका आंसर कौन सा, फोर्थ सही होगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। कि जब बच्चे को आप भाषा सीख रहे हैं, सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, अपनी बात के पुष्टि के लिए तर्क देना। कह रहा है कि जब आप बच्चे को भाषा सीखने सिखाने रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, कि अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। कि सिर्फ इसलिए भाषा सीख रहे हैं कि कभी जरूरत पड़े पे तर्क दे सके, आर्गूमेंट कर सके, सिर्फ इसलिए तो भाषा सीख नहीं रहा है। तो ये आपका आंसर कैसे हो, गलत हो गया। अगला कह रहा है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अब ये क्या कह रहा है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि क्या करना है, भाषा का प्रयोग हर स्थिति में कर सके। ऐसा तो है नहीं कि जब आप कोई गलत कर रहा है तभी आपको उसकी पुष्टि के लिए तर्क करना है इसलिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भाषा का प्रयोग सिर्फ पाठ्यक्रम में करते हैं, आप भाषा का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आप क्या करते हैं, भाषा का तो प्रयोग करते हैं। तो जीवन के विभिन्न स्थितियों में करते हैं, तो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना एक टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक में ऐसी क्षमता, संप्रेषण क्षमता का विकास करना जिससे क्या करे, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इनका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करनी है, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, भाषा प्रयोग के अवसर देना, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी या व्याकरण नियमों का स्मरण। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना।
तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा शिक्षण करें तो उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना, कविता कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता को विकसित करना। तो आप बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होती है? हम प्राथमिक स्तर में जब बच्चे को भाषा शिक्षण सिखाते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या होती है? बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, केवल पढ़कर बोलने की क्षमता का विकास करना। ऐसा तो होता नहीं कि आप सिर्फ बच्चे को इस तरह सिखा रहे हैं कि सिर्फ वो बोल कर पढ़ ले, ऐसा तो नहीं होता। कविता और कहानी द्वारा लिख केवल श्रवण कौशल का विकास कर सके। कि हम भाषा शिक्षण सिखा रहे हैं कि वो सिर्फ सुन ले और समझ ले कहानी के द्वारा, उसके अलावा कुछ ना कर पाए। और अगला क्या है? चित्रांकन क्षमता की बच्ची को ड्राइंग करना आ जाए, सिर्फ इसलिए तो भाषा शिक्षण सिखा नहीं रहे। तो आपको क्या होता है? रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, कि उसके अंदर कुछ नया करने की योग्यता आ जाए। जब हमें कोई नई चीज आ जाती है बहुत अच्छे से तो क्या करते हैं? उसमें कुछ नया करने की योग्यता आ जाती है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जब बहुत छोटे होते हैं तो साइकिल चलाना सीखते हैं। पहले तो हम साइकिल चलाना ही नहीं सीख पाते, धीरे धीरे जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? एक हाथ छोड़ के चलाना सीखने लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? मौलिकता लाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। यही हमें बच्चे में करना है। पहले तो उसमें भाषा का विकास करना है। जब बच्चे में भाषा का विकास हो जाए तो स्वयं रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना प्रयास करना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको जब भी सीटेड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको क्या करना है? पेडालॉजिक क्वेश्चन में जो आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनको क्या एक एक्टिविटी मान के करें कि ये एक्टिविटी है। और उस टाइम पे आपने आपको सोचे कि अगर हम टीचर होते हैं और हमारे सामने ये सारी कंडीशन होती है तो हम क्या करते? इन्हीं सबको बातों को ध्यान रखें। और जो मैंने की पॉइंट आपको दिए थे जब पेडालॉजी आपको पढ़ा रही थी थ्योरी, उन सबका जब अगर प्रयोग करेंगे तो आपको पेडालॉजी के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जैसे ही आपको नहीं दिखे उसको तुरंत हाईलाइट करना है कि कह रहे इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, कि सिर्फ हमें पढ़ने का प्रयास करना, ऐसा तो हमारा उद्देश्य नहीं होता। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। कह रहा है कि अब ये हमारा उद्देश्य है कि नहीं कि हम चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। बच्चे की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना और सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसमें कह रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला क्या होता है कि संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, कि जैसे आपने कोई चीज़ दे दी, जब बच्चे को धीरे धीरे सिखाते हैं तो पढ़ने का प्रयास करता है ना, तो ये आपका आंसर कैसे हो गया? राइट हो गया। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे? नहीं है। तो आपको देखना है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बना। जब बच्चे को ड्राइंग सिखाते हैं तो उसका ये होता है कि अभिव्यक्ति का थोड़ा सा माध्यम, लेकिन पूरी अभिव्यक्ति का माध्यम तो नहीं होता, स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बना। चित्रकारी जब बच्चों को प्राथमिक स्तर पर सिखाते हैं तो उनको क्या आनंद के लिए सिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर अब क्या क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर आपके क्या होगा? चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि प्राथमिक स्तर में बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। आपको ध्यान रखना है कि सीटेट में क्या होगा, कई बार आपको लगेंगे कि दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें दोनों ऑप्शन सही हैं तो उस टाइप पे आपको क्या करना है? इनमें से दोनों में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। आप कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा होता है? तो कह रहे हैं इनमें सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है, क्योंकि ये सारे आपके क्या होंगे? उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान कराना। ऐसा तो नहीं कि हमारा सिर्फ सर्वोपरि उद्देश्य होता है कि बालक को मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान हो जाए। कहानी कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सिर्फ ऐसा भी नहीं होता कि बच्चे क्या करें, कहानी कविता को दोहरा ले तो हम कहते हैं कि उसके भाषा का विकास हो गया। या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ पढ़ पा रहा है तो भी हम नहीं कहेंगे उसका भाषा का विकास हो गया। जब बच्चा अपनी बात को दूसरे के समझ अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास कर ले तभी तो कहेंगे क्या हो रहा है? बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है टीचर का? कि अपनी बात को दूसरे के समझ व्यक्ति कर सके कुशलता के साथ। जैसे आप जानते हैं भाषा क्या होती है? एक संप्रेषण का माध्यम है और मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी, उसे समाज में क्या है ना संप्रेषण करना होता है। तो जब उसके अंदर भाषा कला का भाषा कौशल का विकास हो जाएगा तभी तो उचित रूप से संप्रेषण कर सकते हैं। इसलिए एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में इस अभिव्यक्त क्षमता का विकास करना, कि अपने मन के जो भाव हैं दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सके। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का क्या उद्देश्य है। जैसे आप सब देख लें कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके अंत में क्या होता है?
प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं तथा कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दिए जाते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने और गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने और सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता, या गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्योंकि क्या होता है जब बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को बताते हैं कि ये नहीं इसको ऐसे कर सकते हैं या इसको ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत चीज़ें खुद करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है स्वयं को बच्चों को अभिव्यक्ति करने के अवसर उपलब्ध होते हैं। चलिए अगला हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। कि आपको जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखानी है तो आपकी सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सारी विधियां आप सही हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने के लिए आप इन सारी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है इसमें सर्वश्रेष्ठ विधि का चुनना है कि सबसे बेस्ट इसमें क्या है। बच्चों के साथ आप कविता भी गा सकते हैं और बच्चों को उसको कहानी भी सुना सकते हैं, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम भी दिखा सकते हैं और बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें सबसे बेस्ट चुनना है तो आपके सबसे बेस्ट कौन सी होगी? बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों के साथ आप कविता गा रहे हैं, अब बच्चों के साथ आपने कविता गाई तो हो सकता है बच्चों ने सिर्फ उसी कविता को याद कर लिया, वो तो आपके सामने बहुत अच्छे से सुना दिया, लेकिन दूसरी कविता दी तो नहीं सुना पाए। बच्चों को कहानी सुना, अब आपने कहानी सुनाया तो हो सकता है बच्चे ने उस कहानी को तो बहुत ध्यान से सुन लिया, लेकिन उसके बाद में किसी दूसरे टॉपिक पे बोलने का आ गया तो बच्चा नहीं बोल पाया। बच्चे को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, आपने पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखा दिया तो हो सकता है उसने अपना सिलेबस तो बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, लेकिन क्या हमें सिर्फ सिलेबस तैयार करना है? नहीं, हमें उसको क्या करना है जीवन के लिए भाषा कौशल का विकास करना है, भाषा संप्रेषण क्षमता का विकास करना है। क्योंकि क्या होता है भाषा का प्रयोग तो पूरे जीवन पर्यंत करता है, समाज में करता है, जीवन के विभिन्न क्षेत्र में करते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर देना है। जैसे आप बच्चे से कह सकते हो कि बच्चा कहीं घूमने गया तो कह सकते हो आपने वहाँ क्या देखा, किस तरह देखा। या जैसे आप देखेंगे आपकी क्लास में कई बार क्या होंगे बच्चे अलग अलग कल्चर के होंगे, तो उनसे कह सकते हैं बेटा आप अपने फेस्टिवल के बारे में बताइए कि आप कैसे मनाते हैं। आप मान लीजिए कोई एक बच्चा है कि जो बैसाखी का होता है उसके यहाँ लोहड़ी फेस्टिवल मनाई जाती है, दूसरा बच्चा जिसके यहाँ ईद मनाई जाती है, और एक बच्चा की दिवाली मनाई जाती है, दूसरा बच्चा किसी और कल्चर से, तो उनके बारे में अगर उससे बोलने कहेंगे तो उन सारी चीज़ों से परिचित भी होगा और आसानी से समझा देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना है। अब चलिए हम अगला पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कौन सा होना चाहिए। जब प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चे को शिक्षा देनी तो आपका माध्यम क्या होना चाहिए? हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए कि उर्दू होनी चाहिए कि बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर क्या मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देनी है। क्योंकि क्या होता है बच्चे मातृभाषा में शब्दों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कई बार आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार उससे क्या होता है उसे आंसर आते भी हैं, लेकिन क्या होता है कई बार वो व्यक्त नहीं कर पाता। क्योंकि मान लीजिए आप उससे दूसरी भाषा पूछ रहे हैं लेकिन उसकी मातृभाषा क्या है दूसरी। जैसे आप मान लीजिए एक बच्चा गुजराती है, आप उसने जाके क्लास में एडमिशन अभी लिया ही है, नया बच्चा है छोटा सा प्राथमिक स्तर में, आप उससे किसी शब्द का क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंग्लिश में, तो हो सकता है बच्चा इंग्लिश में समझ तो गया है कि आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे इंग्लिश में। क्योंकि क्या हो रहा है अभी उसने मातृभाषा में व्यक्त करना आसान है। इसलिए हमें क्या करना है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने का प्रदान करना है। अब जब आप उसे मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देंगे तो पहला क्या होगा कि बच्चे को चीज़ें भी आसानी से समझ में आएंगी, दूसरा अपने आप को उपेक्षित नहीं महसूस करेगा कि मेरी अलग भाषा तो कोई मुझे टीचर नहीं रिस्पेक्ट करते या मेरे फ्रेंड नहीं बनते। तो आपको क्या करना है उसकी मातृभाषा को, उसकी संस्कृति को सम्मान देना है। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे को भाषा शिक्षण कर रहे हैं आप एक टीचर को, आप टीचर होने के नाते आपका उद्देश्य क्या होता है? पहला क्या होता है बच्चे को मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सिखाएं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, ऐसा भी उद्देश्य नहीं होता। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, ये आपका मुख्य उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे हमेशा अच्छे अंक लाएं। यहाँ पे आपका बच्चे होगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में प्रभावी प्रयोग कर सकें और बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो इनमें से आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि एक भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्योंकि क्या होती है जब तक भाषा का प्रभावी प्रयोग करना नहीं सीखेगा आप भाषा संप्रेषण, भाषा क्षमता का विकास पूर्ण रूप से नहीं माना। भाषा का विकास पूर्ण रूप से तभी माना जाएगा
जब बच्चा क्या करे, भाषा का प्रत्येक क्षेत्र में, घर में, विद्यालय में, परिवार में, समाज में, हर जगह जब भाषा का कुशलता से प्रयोग कर सकता है, तभी माना जाएगा कि बच्चे में क्या हुआ, भाषा कौशल का विकास हुआ है। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियाँ, पठन पाठन के अंत में जैसे जो अभ्यास व गतिविधियाँ दी जाती है वो कैसी होनी चाहिए। पहले सरल भाषा वाले, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो ऐसा तो नहीं कि सरल भाषा में हो तभी बच्चे सीखेंगे, केवल पाठ से संबंधित हो सकता है, पाठ से संबंधित हो कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें क्या उनके परिवेश से भी संबंधित हो। जैसे आपके ईवीएस में जब एनसीएफ ने कहा गया कि उसको परिवेश से संबंधित चीज़ों से जोड़ के पढ़ाएं, क्योंकि इस स्तर में बच्चे में क्या होता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती। जब अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती तो उसे मूर्त चीज़ों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। जैसे क्या होता है, प्राथमिक स्तर बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कहाँ से कबूतर सिखाते हैं। कहाँ से कबूतर क्यों सिखाते हैं कि बच्चे ने कबूतर देखा होता है। अब अगर आप कहाँ से कोई दूसरी चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा नहीं जानता होगा, जो चीज़ तो उसे नहीं समझ पाएगा। जैसे कहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे को पहले क्या सिखाते हैं, कहाँ से कबूतर, कहाँ से कलम, क्योंकि इन सब चीज़ों को बच्चे जानता है। उसे क्या करना है, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाने का प्रयास करना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाए कि बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना है। क्या करना है, बच्चे को स्वयं कुछ करने का और उसको सीखने का अवसर प्रदान करें। ऐसी गतिविधियों, ऐसे प्रोजेक्ट देने कि बच्चे खुद कुछ सीखें और कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षक के साथ ही कला शिक्षक को सम्मिलित करने का उद्देश्य नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना, कह रहा है कौन उद्देश्य नहीं है, कि आपने पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षक के संसद किया, कला शिक्षक को समेकित किया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं होता, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना। हाँ, होता है कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करते हैं। जैसे क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप बच्चों को देखते होंगे क्या बनाते हैं, बर्थडे कार्ड और सारी चीज़ें बनाना सिखाई जाती हैं। तो ये क्या होता है, अपनी क्षमता भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। बच्चों के द्वारा आनंद प्राप्त, ड्राइंग की क्लास क्यों की जाती है, कि बच्चों को उसमें आनंद आता है, तो तरह की चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्ट में चीज़ें सीखते हैं। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगी, कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाने के लिए आपको अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उनके क्या ट्रेस करके लिखना सिखाएं, लेकिन ड्राइंग के द्वारा उसके लेखन में परिपक्वता नहीं ला सकते। बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, ड्राइंग के द्वारा बच्चों की रचनात्मकता का विकास नहीं किया जाता। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब चलिए हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भाषा सीखने सिखाने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे एनसीएफ ने अपने त्रिभाषा सूत्र को लागू किया था, कौन सा त्रिभाषा सूत्र को, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि त्रिभाषा सूत्र को किसमें लागू किया गया, तो एनसीएफ ने। अब एनसीएफ ने कहा था कि जैसे क्या होता है, बच्चों को सिखाने के लिए अब मातृभाषा को मध्यस्थता बना के सिखाना है। अब लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है, तो कौन सी होती है, प्रत्यक्ष विधि। जैसे आपने इंग्लिश पेडालॉजी में पढ़ा था कि डायरेक्ट अप्रोच मेथड, इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को मातृभाषा के बगैर भी भाषा सिखा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा अदर कंट्री, जैसे बच्चों को क्या होता है, टेबल, तो उन्हें कभी ये मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम में होता है बच्चों को कैसे सिखाते हैं, टेबल, तो उन्हें ये नहीं बताते कि बेटा टेबल का मतलब क्या होता है, मेज, उसको डायरेक्ट ऐसे याद करा देते हैं। जैसे दूसरे विदेश में तो उन्हें ऐसे ही याद होता है कि बेटा ये क्या है, टेबल। तो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट कम अप्रोच मेथड होता है। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। जो आपको पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं जैसे, तो उसका उद्देश्य कौन सा नहीं होता है, भाषा का विस्तार करना और सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो इसमें आपका कौन सा उद्देश्य नहीं है, भाषा का विस्तार करना आपका उद्देश्य होता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करता है जिससे क्या होता है, उसकी भाषा का विस्तार होता है। और दूसरे के तो सृजनात्मकता का विकास, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं तो उस बच्चे के अंदर क्या होता है, क्रिएटिविटी का भी विकास होता है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, उसमें जैसे होता है कि आप ये लिख के लाइए, जैसे किसी में होता है कि अपने प्रिय त्यौहार के बारे में लिखो, तो बच्चे क्या होते हैं, अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये भी है, कह रहा कौन सा नहीं होता, तो बच्चों को प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना है, ये आपका कभी भी मुख्य उद्देश्य नहीं होता। आपको ध्यान रखना है जब कभी ऐसा है कि उसको याद करवाना है, रटने पर बल देना है, इन ये चीज़ें हमेशा निगेटिव है। सिर्फ हमेशा कहता है कि आपको बच्चों को रटाना नहीं, उसको सिर्फ समझाना है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है कि रटने पर बल नहीं देना,
बालक को हतोत्साहित नहीं करना, बाल केंद्रित शिक्षा का ध्यान रखना है, समावेशी शिक्षा का ध्यान रखना है। ये सारे क्या होते हैं, की पॉइंट होते हैं जो हमेशा पेडालॉजी को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। आप जानते हैं कि यही आपका क्या राइट आंसर, कि भाषा का उद्देश्य यही होता है कि बालक क्या करे, प्रत्येक स्थिति में अपने भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। कह रहे हैं आप समावेशी कक्षा है, उसमें कौन सा सिद्धांत है जो भाषा शिक्षण के अनुकूल है, कौन सा कथन। कह रहा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है और बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो अब बताइए कोई समावेशी कक्षा है, उसमें क्या हो रहा है कि कौन सा कथन जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाषा जब थ्योरी की क्लासेस पढ़ाई थी कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन कौन सा होता है, जैसे अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत है जो मैंने आपको जब इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी। अगर अभी तक आपने इसका वीडियो नहीं देखा थ्योरी का तो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि जब एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो कह रहे हैं कि सिद्धांतों के अनुकूल जो प्रिंट समृद्ध माहौल होता है भाषा सीखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको उसको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया था कि प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है, ये किस तरह से भाषा विकास में मदद करता है। इस तरह से आज हमने ये चैप्टर इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन उनको कंप्लीट किया है। इसको आप देख लीजिए, कुछ चीज़ें जो आपको नई लगी हो तो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है जो मैं आपको समझाती जा रही हूँ, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे, मैं आपको क्या कर रही हूँ सिर्फ समझाती भी जा रही हूँ, ताकि कुछ चीज़ें जो और आपको नई चीज़ें जब इन सब के आप नोट्स बना के एक बार तैयार कर लेंगे तो जब आप पेडागॉजी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज को आप पूरा देखिए तथा इनके नोट्स बना लीजिए, और अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग एंड शेयरिंग द चैनल। ओके फ्रेंड्स।